नमस्कार। खबरें अभी तक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। हमारे खास शो राज की बात में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं वो हिमाचल प्रदेश से हैं। और हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है पर्यटन के लिए, सादगी के लिए और साथ ही साथ हाइड्रो पावर के लिए भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर जिस तरीके से बढ़ा है वो अपने आप में विश्वसनीय है। लेकिन साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के और भी कई मसले और उन मसलों पर जो जवाबदेही रहती है वो सरकार की रहती है। और सरकार के साथ साथ जो सरकार को चलाते हैं वो खुद हमारे साथ मौजूद है, यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद। हम इंटरव्यू की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि सीएम पद के सफ़र तक पहुंचना इतना आसान नहीं रहता। एनएसयूआई से शुरुआत करते हैं, यूथ कांग्रेस की तरफ रुख करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके एमएलए बनते हैं। एमएलए बनने के साथ साथ प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस बनते हैं और उसके बाद चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो सर मेरी शुरुआत सवालों की इसी से रहने वाली है कि आप एक एक सीढ़ी करके ऊपर तक पहुँचे। ये सफ़र कैसा था आपका जब आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर पहुँचे? और क्योंकि ये सफ़र आसान तो नहीं रहा होगा और आसान ये कुर्सी भी नहीं है, क्योंकि जिम्मेवारी न सिर्फ हिमाचल प्रदेश की है, वहाँ की खूबसूरती को बचाने की भी है। क्योंकि हम देखते हैं कि पर्यटक बहुत आते हैं लेकिन चीज़ों को सुचारू रूप से व्यवस्थित रखना एक बड़ा चैलेंज। पहला चुनाव मैंने जीवन का 17 साल की उम्र में सीआर का लड़ा था जी। तो सीआर से लेकर सीएम तक का सफ़र, छात्र राजनीति से लेकर युवा कांग्रेस की राजनीति से लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सफ़र, पिछले 40 साल में हमने आगे बढ़े और 40 साल बाद हमें ये मौका मुख्यमंत्री बनने का मुझे मिला। तो सीआर से सीएम तक का सफ़र हमने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के साथ साथ अपने राजनीतिक जीवन में आगे कैसे बढ़ना है और किस दृष्टिकोण से हमने अपना कार्य करना है, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़े। बिल्कुल। कहते हैं कि भारत गांव में बसता है और हिमाचल प्रदेश के लिए गांव बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। रूरल इकॉनमी को लेकर किस तरीके का काम आप कर रहे हैं और कौन सी मुख्य चीज़ें हैं जो आप चाहेंगे कि हमारे दर्शक जान पाएँ? देखिए, हिमाचल की 80% जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है। हिमाचल के जो गांव हैं उसमें शहरों जैसी सुविधा है। ऐसा नहीं कि हिमाचल के गांव में शहरों जैसी सुविधा नहीं। सभी के पास टॉयलेट है, सभी के पास बिजली है, सभी के पास पीने का स्वच्छ जल है, सभी के गांव तक सड़कें जाती है जी। तो शहरों जैसी सुविधा आज हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक गांव तक पहुंची है। और इसमें निश्चित रूप से कुछ लोग सरकारी रोजगार करते हैं, कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग बागवानी करते हैं जी। तो हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए अपनी सरकार में पहली बार हमने कुछ नीतिगत बदलाव लाया। लोगों के हाथ में सीधा पैसा कैसे पहुंचे और लोग कैसे सामर्थ्य हो, उस दृष्टिकोण से हमने किसान और बागवान के लिए नीतिगत बदलाव लाया। और हम व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से ये सारे कार्य करने की दिशा में आगे बढ़े। जो 40 साल पुरानी व्यवस्था थी उन कानून को बदल दिया, उन नियमों को बदल दिया और कहा कि गांव के लोगों के हाथ में सीधा पैसा आना चाहिए। अब रूरल इकॉनमी की चीज़ों को हमने आंकलन किया गया तो हमने पाया कि कुछ हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग बहुत कम है। तो हमने कहा कि अपने किसानों को कैसे लाभ पहुँचे। तो हमने उन्हें कहा कि आप ऑर्गेनिक छोड़ के प्राकृतिक खेती की तरफ जाइए। जो प्रकृति ने हमें दिया है उस रूप से जो भी गेहूँ उगाएगा, मक्की उगाएगा, हल्दी उगाएगा, उसका सरकार आपसे एमएसपी देगी और आपसे खरीदेगी। तो हमने गेहूं का एमएसपी 80 रुपये किलो कर दिया है, मक्की का एमएसपी हमने 50 रुपये किलो कर दिया है, अदरक का एमएसपी हमने 30 रुपये किलो कर दिया है और हल्दी हमने एमएसपी 150 रुपये केजी कर दिया है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को से मजबूती मिले। उसी के साथ जब जिसके पास जो कृषक होता है उसके पास गाय या भैंस होती है तो गाय के दूध का हमने मूल्य 61 रुपये प्रति किलो किया है और भैंस के दूध का मूल्य हमने 71 रुपये प्रति किलो किया है। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान की अकेली स्टेट है जिसमें दूध के मूल्य पर समर्थन मूल्य दिया जा रहा है और जिसमें प्राकृतिक खेती पर समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो ये ट्रांजिशंस होगी, ट्रांजिशन के माध्यम से उनके हाथ में सीधा पैसा आएगा
और लोग अपनी आय जब उनकी बढ़ेगी तो अपने जो भी ये साधन है उन साधनों के अंतर्गत वो अपने आप को, अपनी रूरल इकॉनमी को जहाँ विकसित होगी वहाँ उनके बच्चे अच्छे शिक्षा संस्थानों में पढ़ेंगे भी जी। और गांव में हमने स्कूलों का स्टैंडर्ड हम शहरों जैसा करने जा रहे हैं। हमने गांव के बच्चों को कहा है कि आप सरकारी स्कूलों की फ़ीस पर ही हमने सीबीएसई स्कूल खोल दिए हैं। 150 सीबीएसई स्कूल हमने बना दिए हैं और 150 सीबीएसई स्कूलों में नियुक्तियां भी हमने कर दी है। तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा हमारी गांव की लोगों की जनता को हो। बिल्कुल, मैं एजुकेशन और स्कूल पर भी आऊँगा, साथ ही साथ हेल्थ पर भी बात करूँगा, लेकिन क्योंकि आपने बात की कि जब किसी गांव को, किसी परिवार को चलाना होता है, हिमाचल प्रदेश को जब चलाना होता है तो उसके लिए लाजमी है कि पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो बंद हुई, उसके बाद आप इस प्रदेश को चला कैसे रहे हैं, ये सवाल हर किसी के जहन में है। तो आप उस सबसे बेहतर शख्स है ये समझाने के लिए कि जब एक बड़ा अमाउंट आना बंद हो चुका है हिमाचल में, तो आप चला कैसे रहे हैं इस प्रदेश को? देखिए, आरडीजी जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, वो सभी राज्यों का एक अधिकार है। उसमें पहाड़ी राज्यों का एक विशेष अधिकार है। 1952 से आरडीजी हिमाचल प्रदेश को मिलती रही और संविधान के अनुसार आर्टिकल 275 के तहत, आर्टिकल 275/1 के तहत राज्य सरकारें जहां जिनकी आय और व्यय में अंतर होता है उस आय और व्यय के अंतर को पाटने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती है। 15th फाइनेंस कमीशन तक मिलती रही। 16th फाइनेंस कमीशन से अचानक वो बंद होगी, यानी कि 2026 से लेकर 2031 तक जो हिमाचल प्रदेश को 50,000 करोड़ रुपया मिलना था उसका 10,000 करोड़ रुपया हर साल बंद हो गया। अब 10,000 करोड़ रुपया बंद हो गया तो उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ना निश्चित है। लेकिन हमने तय ये किया कि किसी न किसी रूप से हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती से खड़ा करेंगे और इस दिशा में हमने फैसले करने शुरू किए। सबसे पहले तो हमने ये कहा कि जो हमारी संपदा है उस पर हमारे अधिकार मिलने चाहिए। हाइड्रो पावर, हर हाइड्रो पावर होगी, दूसरी चीज़ें होगी जो हमारे फेवर में, जो हमारे कानून के दायरे के अंतर्गत जो भी चीज़ आती है उसको हमें लेना है। दूसरा ही भ्रष्टाचार के जो चोर दरवाजे बंद करके हम अब उस जो पैसा लुटा दिया जाता था उसको रोकने का हमने प्रयास करने की दिशा में आगे बढ़े। अब जब 8-10 हज़ार करोड़ रुपया कट गया, पंजाब सरकार का भी कटा है पर उनको नहीं ज़्यादा फ़र्क पड़ता क्योंकि पहाड़ी राज्यों के पास उद्योग नहीं है। अगर हमारी लैंड की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो 100% लैंड में बद्दी, पोंटा, काला आम और इंदौरा और हरोली के टालीवाल को और टेरेस को छोड़कर 10% लैंड में हमारी इंडस्ट्री आ सकती है। 90% पहाड़ जो हमारे क्षेत्र है जिसमें शिवालिक हिल्स है, मिड हिमालय, बिग हिमालय, वहाँ बड़ी इंडस्ट्री आ ही नहीं सकती। इंडस्ट्रीज़ जीएसटी कटने के बाद, जीएसटी लगने के बाद जो कंज्यूमर ड्रीवन है, प्रोडक्शन ड्रीवन नहीं है, हमारे को 4,000 करोड़ रुपया जो वैट और एक्साइज के रूप में आता था जीएसटी के बाद वो तकरीबन 150 से 200 करोड़ रुपया रह गया। तो सब प्रकार से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। सही समय पर हमने सही फैसले करके स्कूलों को मर्जर रैशनलाइजेशन करके प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया। पिछली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उनके पास 60,000 करोड़ रुपया आरडीजी का, 47,000 करोड़ रुपया आरडीजी का और 13,000 करोड़ रुपया जीएसटी कंपनसेशन सेस का। यानी कि भारत सरकार ने ये आंकलन किया कि वैट और एक्साइज का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी प्रदेश को होगा तो हिमाचल प्रदेश को होगा, क्योंकि फार्मास्यूटिकल का 30% एशिया का हब हिमाचल प्रदेश है। तो वहाँ से अगर नुकसान होगा तो उसका फ़ायदा कितने मिलना चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने कंपनसेशन सेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया जून 2022 तक। उसके बाद से वो भी बंद हो गया। हमने फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभाला है। अगर हमें इस साल 16 फाइनेंस कमीशन आरडीजी दे देता तो हम इस साल ही आत्मनिर्भर हो जाते। हमारी सरकार की परिकल्पना ये है कि हम 2027 तक आत्मनिर्भर बने और 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। ये सब दृष्टिकोण से हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाज़ों को बंद किया, नई योजनाओं को शुरू किया।
अर्थव्यवस्था में कैसे मजबूती आएगी उसको भी हमने मजबूत किया है। क्योंकि जब हमने बात की आरडीजी की और जब वो पैसा नहीं आ रहा तो फिर कहीं से तो पैसा आएगा, तो क्या हम ये कहें कि जब वो पैसा आना बंद हुआ तो इसीलिए हम हाइड्रो पावर की तरफ भी बढ़े? क्योंकि हमने एक जेएसडब्ल्यू वाला मामला भी देखा कि जो कोर्ट में गया और जो 12, 8 और 30 का फॉर्मूला था, 12 साल में 12% रॉयल्टी का, उसे 18% किया जाए, उस पूरे के पूरे चक्र को ज़रा समझाइए कि ये परसेंटेज कैसे निश्चित हुई, पहले ये परसेंटेज कितनी थी और उस परसेंटेज को बढ़ाने के मामले में आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं अभी? देखिए, आरडीजी के बंद होने के बाद हमारी सरकार का एक कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। आज तक पिछले 40 साल में कभी ऐसा सोचा नहीं गया होगा, लेकिन हमने उस दृष्टिकोण से सोचना शुरू किया। 3 बड़ी बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ। हमारी सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल ओबराय ग्रुप्स का, जो पिछले 23 साल से एक पैसा नहीं दे रहा था, हमने उसको जीता और 400 करोड़ रुपया हमने अपनी सरकार की ट्रेजरी में डाला और हर महीने उनसे 2.25 करोड़ रुपया हम लीज मनी का ले रहे हैं। ये सबसे पहली जीत थी। दूसरी हमारी जीत थी जेएसडब्ल्यू की। हाई कोर्ट ने जेएसडब्ल्यू के पक्ष में फैसला कर दिया। 1.5 साल तक सरकार ने वो केस लड़ाई नहीं, यानी कि सरकार, पिछली सरकार के समय से उसकी अगर अपील सुप्रीम कोर्ट में होनी थी वो की नहीं गई। तो जहाँ ये बड़े उद्योगपति होते हैं, इनको मदद करना सबका दायित्व होता है, लेकिन कानून के दायरे में ही मदद होती है। लेकिन ये नहीं है कि राज्य सरकार के अधिकारों पर आप डाका डाल दो। तो मुझे पता लगा तो मैंने कहा भी ये क्या बात है, क्यों नहीं किया इसमें? तो कहा कि कब फाइल भेजी थी, फाइल ही नहीं आई। हमने उसकी हाई कोर्ट से हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की, बड़े वकील खड़े किए, उस केस को हम जीते और हर साल हमें 150 करोड़ रुपए की उसमें आय हो रही है। तीसरी, किसाऊ बांध में, किसाऊ एक ऐसा बांध है, अगर ये बांध समय पर नहीं बना तो दिल्ली आधी प्यासी हो जाएगी, गुड़गांव पूरा प्यासा हो जाएगा। राजस्थान और हरियाणा में पानी की बहुत ज़रूरत है, यमुना को साफ़ करने के लिए पानी की ज़रूरत है। किसाऊ बांध में भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को भारतीय जनता पार्टी के समय नेशनल इम्पोर्टेंस का डिक्लेयर कर दिया। पानी उत्तराखंड और हिमाचल का है और कहा कि पानी के प्यासे राज्य जो है वो हरियाणा है, दिल्ली है और राजस्थान है। उसकी टोटल लागत का सारा खर्चा 90% भारत सरकार देगी, 10% इन राज्यों की सरकार देगी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की। और जो उससे बिजली पैदा होगी उसको 411-22 मेगावाट पैदा होगी, उस बिजली पैदा होने का खर्चा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकार 50% वहन करेगी। हमने कहा कि जिसको पानी की ज़रूरत है वो उसके लिए तो भारत सरकार पैसे दे रही है, उनको बोल रही 10% का। मैं हमारे मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरी 2-3 मीटिंगें हुई, मैंने उन्हें स्पष्ट कह दिया, जिनको पानी की ज़रूरत है उनके लिए तो आप पैसा दे रहे जी, और जिस पानी से बिजली बन रही है उनके लिए बोल रहे कि तुम इस प्रति यूनिट के हिसाब से खर्चा वहन करो। मैंने बोला ये नहीं होने वाला, मैं उसमें स्पष्ट इनकार कर दिया। अब ये हुआ कि जो राज्य पानी का सेवन करेंगे वो हमारे बिजली का खर्चा उठाएंगे और हमारा एक भी पैसा नहीं होगा। ये पहला हिमाचल के हित में ऐसा समझौता है जिससे तकरीबन हिमाचल प्रदेश को अभी तो आज के डेट के हिसाब से 600 करोड़ रुपया और जब बनकर तैयार होगा तो 1000 करोड़ रुपए की आय होगी। जिस प्रोजेक्ट में 12, 18, 30 मिलना चाहिए था, हमने वो भी छोड़कर सारा पैसा उन राज्यों से लगाया, जबकि उत्तराखंड की सरकार 50% बिजली का खर्चा वहन कर रही है। बिल्कुल। वैसे तो मुद्दे इस पर बहुत है, एसजेवीएनएल का भी है, उनके बजट का है, हिमाचल नहीं, का वो तो कितना हम बजट है? हाइड्रो पावर में हम अपना अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हम बीबीएमबी से 14 साल 15 साल वाले एरिया में भी मैंने कहा कि हम किसाऊ बांध पर तब समझौता करेंगे, आप बीबीएमबी के जो एरिया में हरियाणा का जो पक्ष है उसमें सरकार के पक्ष में बात बोली है, उस संदर्भ में भी हमने बात की है। तो निश्चित रूप से अब हम अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। बीबीएमबी का एरिया का तकरीबन 7000 करोड़ रुपया है और अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में उसकी बात चल रही है। शानन पावर प्रोजेक्ट है जो कि 99 साल की लीज है, उसकी लड़ाई हमारी सरकार कानून के दायरे के अनुसार चल रही है। हाइड्रो प्रोजेक्ट में हम कह रहे हैं कि जो बिजली के प्रोजेक्ट है, जब बिजली के प्रोजेक्ट कर्जे मुक्त हो जाए उस समय हमारी रॉयल्टी बढ़ा दी जाए और 40 साल बाद वो प्रोजेक्ट हमें वापस कर दिया जाए। 40 साल के बाद अगर कोई एक्सटेंशन लेना चाहता है तो 20 साल की एक्सटेंशन देकर 50% बिजली हमें मिले, 50% उसको मिले। हम इस प्रकार का समझौते करने की दिशा में अपनी लड़ाई जारी रखें।
तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये सोच पहले क्यों नहीं रही? क्या पहले किसी ने इस तरीके का नहीं, इनिशिएटिव उठाया हर भी एक है या नहीं उठाया? मुख्यमंत्री अपने नेतृत्व में या कुछ ना कुछ करता गया। हमारा था कि भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करने हैं, हमारी जो संपदा उस पर अपना अधिकार जमाना है, और जिस संपदा से बड़ी बड़ी कंपनियां मालो माल हुई है, उन कंपनियों से जो पानी है, रॉ मटेरियल, उसका तो कोई खर्चा लगता नहीं। फिनिश गुड इलेक्ट्रिसिटी है, उसका जो रॉ मटेरियल है और फिनिश गुड है, वो जब और जगह थर्मल पावर में माइनिंग करवाते हो, कोयले की रॉयल्टी देते हो, तो हिमाचल प्रदेश रॉ मटेरियल में तो कोई पैसा नहीं लग रहा, तो हमें कम से कम रॉयल्टी तो ज़्यादा दो। तो उस संदर्भ में हमारी लड़ाई चल रही है और हम निश्चित तौर पर इस लड़ाई को जीत हासिल करेंगे और हिमाचल प्रदेश समृद्धशाली प्रदेश बनेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं। सर, दो ऐसे कोर एरियाज़ है, एजुकेशन और हेल्थ, जो किसी भी देश प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस पर काम बहुत हो रहा है, लेकिन अभी अभी जो कुछ ऐसे स्कूल थे जिन्हें डीनोटिफाई या मर्ज किया गया, उसे लेकर विपक्ष, खासतौर पर प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल जी, ये सवाल उठा रहे हैं कि बहुत से स्कूलों को आपने बंद कर दिया, उनके लिए जो बच्चे हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे। हालांकि दूसरी तरफ आपका तर्क ये भी रहता है कि जो वहाँ से टीचर्स निकलेंगे उनका सही उपयोग हो पाएगा, लेकिन इस पॉइंट को आप कैसे देख रहे हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क किया। उन्हीं की सरकार ने आकलन किया 2021 में। केंद्र में डबल इंजन की सरकार बोलते थे और राज्य में जयराम ठाकुर जी की सरकार थी। क्वालिटी एजुकेशन में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में 21वें स्थान पर था। 5वीं का बच्चा दूसरे की किताब नहीं पढ़ सकता था। हमने सफलतापूर्वक उन स्कूलों का मर्जर और डीनोटिफाई किया जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या 4 है, 3 है, 2 है। क्या बच्चों का एक्सपोजर होगा? एक एक बच्चा पढ़ाने के लिए तो स्कूल नहीं खुले हैं। तो जब टोटली संख्या 5 होगी, उन स्कूलों का हमने मर्जर और उसका रैशनलाइजेशन किया। क्या परिणाम हुआ? 3.5 साल में जिस भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर का सरकार का आकलन केंद्र सरकार ने किया था, उसी सरकार ने हमारा आकलन किया। 21वें स्थान से हम 5वें स्थान पर पहुंच गए और सीबीएसई स्कूलों को हमने शुरुआत की। तो ये हमने नहीं आकलन किया, उन्होंने किया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगले आने वाले 5 वर्षों में शिक्षा के में जो हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है, नीतिगत बदलाव किया है, वो उस बदलाव से हिमाचल प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए उन बच्चों को तैयार करेगा जो पूरे देश में गर्व से कह सकते हैं कि हम इस शिक्षा संस्थान से पढ़कर आए। क्योंकि आप जयराम ठाकुर की बात भी यहाँ पर आई, तो जयराम ठाकुर जी के साथ मैं एक इंटरव्यू कर रहा था। वो शिमला में थे, हम चंडीगढ़ में थे। तो सवाल हुआ राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर। तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी को तो नैतिकता के आधार पर भी श्री राम का नाम लेने तक की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इसे आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को कि श्री राम पर कॉपीराइट की बात भी आपके कुछ मिनिस्टर्स ने की उसके बाद? छद्म धर्म निरपेक्ष है कि आज वो हमको बोल रहे हैं कि उनको नैतिकता से नाम लेने की भी बात नहीं होनी चाहिए। क्यों ऐसा ढोंग करते हो वोटों के चक्कर में? राम हमारे आराध्य है। राम के आदर्शों को कांग्रेस की सरकार ने अपनाया है। जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, केंद्र की सरकार ने तो आधे दिन की छुट्टी की थी, हमने तो पूरे दिन की छुट्टी की थी हिमाचल प्रदेश में। हमसे बड़ा सनातनी में कौन हो सकता है जो गाय पूजन करता है, कंजक पूजन कर सकता है? ये ढोंगी और नैतिक राम मंदिर का और हिंदू धर्म का सर्टिफिकेट देना भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं करेगा। ये वहाँ की प्रदेश की जनता तय करती है कि कौन कितना भगवान की आस्था में विश्वास करता है, भगवान के आदर्शों में विश्वास करता है। हमारी सरकार भगवान राम के आदर्शों में विश्वास करके जनता के प्रति जवाबदेही है और उन आदर्शों को अपनाने की कोशिश कर रही है जो एक गवर्नेंस में अपनाने चाहिए। आप अभी हिमाचल के भ्रमण पर थे, तो उस दौरान आपने एक बयान दिया जो बहुत सुर्खियां बटोर रहा है कि बीजेपी अगले चुनावों में 16 पर सिमटने वाली है। इसे लेकर राजेंद्र राणा की तरफ से एक बयान सामने आया कि सुखविंदर सिंह ठाकुर तो ज्योतिषी हो गए हैं और वो बता रहे हैं कि हमारी कितनी सीटें आएंगी। तो वो इस पर जिक्र कर रहे थे पंचायतों का, कि पंचायत चुनाव की भी बात कर लेते। राजेंद्र राणा के बयानों पर क्या मैं टिप्पणी करूं? जयराम जी का बयान आता तो मैं टिप्पणी करता। फिर भी मैं आपको बता दूं, मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो 28 विधायक है
कितने 28। उसमें से 16 विधायक नए चुनाव जीत रहे हैं। और मैं आज आपके चैनल से कह रहा हूँ 16 विधायक तो चुनाव जीतेंगे नहीं, एक दो और भी ज़्यादा हो सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या के आधार पर जो नहीं चुनाव जीतने वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, और जोशी नहीं हो रहा हूँ, कह रहा हूँ ये जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो हम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और जो हमने गांव के लोगों को घर में पैसे देने की नीतिगत बदलाव करके कैसे उनके घर में पैसे पहुँचे, उस व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हम लोगों की आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं। अब गाय जिसने पाली है उससे हम 61 रुपये दूध ले रहे हैं, उसके घर में 25,000 रुपये साल का पहुँचेगा अगर 20 किलो लीटर दूध देता है। भैंस पाली है तो 25,000 से 30,000 रुपये पहुँचेगा। हल्दी उगाएगा तो 150 रुपये किलो उसके घर में पहुँचेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी के 28 सीटें हैं, उसमें से 16 नहीं जीत रहे, यही मैंने कहा है। 16 नहीं जीत रहे, 12 हो सकता है कि जीत जाएं। 3.5 साल का वक्त हो चुका है, तकरीबन 1.5 साल का और समय आपके पास है। 10 गारंटियों की बात कांग्रेस की आपके घोषणा पत्र में थी। उन 10 गारंटियों में से कितनी गारंटी पूरी कर पाए सुखविंदर सिंह ठाकुर? देखिए 3 साल 7 महीने और 8 दिन का समय हुआ है। आज आपके इंटरव्यू से पहले बता रहा हूँ 3 साल 7 महीने ने और 8 दिन का हो गया। सभी 10 गारंटियों को पूरा कर लिया गया। चरण 1 सिर्फ गारंटी 300 यूनिट बिजली की है, 1500 वाली चरणबद्ध तरीके से हम कर रहे हैं। 3 स्टेज की चरण 1500 रुपये की गारंटी को हमने पूरा कर दिया। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पूरी हमने गारंटियाँ दे दी है, और भी हम आने वाले समय में थोड़ी थोड़ी जहाँ 1500 रुपया महिलाओं को देना दे रहे हैं। अब इसके बाद जो अगले 2 महीने आएंगे उसमें हम अपनी कुछ गारंटियों को और पूरा करेंगे। सिर्फ 2 गारंटियों पर चर्चा होती है, 300 यूनिट बिजली और 1500 उस दिशा में हमारी सरकार कार्य कर रही है। बाकी तो सभी गारंटियाँ पूरी होगी। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को अभी ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिली, मिलेगी कि मुझे नहीं पता। नहीं, अभी नहीं मिल पाई। हमने पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी, जो सबसे पहले गारंटी थी। इसी पर मैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे ही उनकी सरकार आएगी हिमाचल प्रदेश में या हिंदुस्तान में कहीं भी आएगी, वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी जाएगी। ये सच्चाई है। मैं यही सवाल पूछने वाला था कि आपने ओपीएस दे तो दिया, लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या इसके लिए कोई कानून लाया भी जा सकता है कि अगली जो सरकार आए वो इसे बदल ना पाए? देखिए सत्ता तो इतिहास बनाती है, और इतिहास कौन बनाएगा? जो दोबारा जीत कर आएगा। तो इतिहास के पन्ने पलटकर जब लिखा जाएगा तो इतिहास के अध्याय में एक इतिहास बनेगा जो भविष्य में हिमाचल प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी। कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, ईमानदारी से, नैतिकता से, पारदर्शिता से लोगों की सेवा कर रहे हैं। लोगों में गुस्सा होता है, सभी को संतुष्ट नहीं हम कर सकते, लेकिन अगर हम अपनी पॉपुलेशन का 60 से 70% लोगों को संतुष्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार लोगों को चुनकर लाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये लोगों ने चुनना है 5 साल बाद। ये भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया ने नहीं चुनना है, जो सोशल मीडिया का एक 40 आदमियों की टीम मेरे खिलाफ लगाई हुई है। कुछ उसमें कांग्रेस के भी लोग होते हैं सोशल मीडिया में, अब जिनके काम नहीं होते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया में तो भारतीय जनता पार्टी सबसे नंबर 1 है। पता नहीं कहाँ कहाँ के सपने बेच देती है, कहाँ कहाँ के ख्वाब बेच देती है, और दिखा देती है कि हमारी सरकार आने वाली। इनकी सरकार आएगी तो और बेड़ा गर्क होना है, वैसे आएगी नहीं। तो मैंने इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता वोट क्यों देगी? क्यों देगी भारतीय जनता पार्टी को वोट? हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देगी? कुछ तो ये भी कहते हैं कि ट्रेंड रहता है 5-5 साल हाँ, में बदल उसी जाएंगे। ट्रेंड पर तो ये जी रहे हैं। आपदा के समय विधानसभा में चर्चा का प्रस्ताव लाए, केंद्र सरकार से भारतीय जनता पार्टी का किसी एमएलए की मिलने की हिम्मत नहीं है कि आपदा में हिमाचल प्रदेश के लिए पैकेज मांगे। मोदी जी 1500 करोड़ रुपया डिक्लेयर किए गए, याद नहीं रहता। पर क्या माननीय विधायक दल के नेता और विधायक और चारों एमपी मोदी जी के पास गए कि आपने 1500 करोड़ डिक्लेयर किया है हिमाचल प्रदेश में, वो दीजिए? किस मुद्दे पर खड़े रहे? किशाऊ बांध में आपने प्रदेश के लोगों का अधिकार बेच दिया था। जब मुद्दे ही नहीं है इनके पास, ये सिर्फ सोशल मीडिया में
कार्टून बनाकर 40 लोगों की टीम पैसे के आधार पर हमारी सरकार को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे विधायकों से मिल लेना, उनसे आपने पूछ लेना, उनको पूछना कि आपकी विधानसभा में आपने कितना कार्य किया। अपनी विधानसभा अगर हमारे विधायक जीत रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो कि हमारी कितनी सीटें आने वाली है। मैं तो बीजेपी की 16 सीटों पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ ज़्यादा। और सर जो बिजली को लेकर है उस पर काम चल रहा है, उस गारंटी को पूरा करने के लिए, और साथ ही साथ महिलाओं देखिए, का सबसे पहले किसका अधिकार है इस प्रदेश की संपदा? जो सबसे गरीब आदमी है जी वो तकरीबन, हमने अभी सर्वे किया तो 1,30,000 परिवार जो है गरीब आदमी है, उनको हम 300 यूनिट बिजली भी देंगे और 1,500 रुपया भी देंगे। जी। आखिरी सवाल करूंगा क्योंकि मौसम फिर से ख़राब होने की तरफ है और हिमाचल प्रदेश आपदा से बहुत ज़्यादा जूझा है। ऐसे में क्या तैयारियां हैं? अगर मौसम दोबारा ख़राब होता है, उस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है, क्या हम पहले से बेहतर हुए हैं? हमारी जो टीम्स है क्या वो पहले से बेहतर हो देखिए, पाई है? हिमाचल के लोगों ने डिजास्टर से लड़ना शुरू कर दिया था 2023-24 में। जी अब उन्होंने देख लिया कि डिजास्टर से लड़ना कोई ज़्यादा तकलीफ दे नहीं है, हमें इसके साथ जीना और इसके साथ जीकर अपने आप को बचा कर चलना है। डिजास्टर कोई पूरे प्रदेश में जब बारिश होती है तो कहाँ आएगा इसकी कोई संभावना नहीं होती है, क्योंकि क्लाउड बस्टिंग होती है। बिल्कुल। अब 75 लाख की जनता तो हिमाचल में रहती है, शहरों में तो कभी क्लाउड बस्टिंग नहीं होगी। तो किसी ऐसे एरिया में जहाँ वेपोरेशंस होती है डैम से, जब जून में गर्म हवाएं सर्द हवाओं से टकराती है और वायु का दबाव होता है, वो क्लाउड बस्टिंग होती है। ये हिल टॉप पर नहीं होती, कहीं भी हो जाती कहीं है। भी हो सकती है। तो निश्चित रूप से इसमें हम लड़ रहे हैं और अब तो हमारा ये है कि जो अब तो हर डिजास्टर के लिए हमारी सरकार तैयार रहती है, हमारे यहाँ विधायक दल सारा तैयार रहता है और आगे की लड़ाई को चुनौती मानकर हमारा सारा हिमाचल प्रदेश के लोग इकट्ठे होकर इस चुनौती का सामना करते हैं। जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि शो का नाम है राज की बात, तो आपसे लाइटर नोट पर ये जानना चाहेंगे कि आपके जीवन की कोई राज की बात, वो कुछ भी हो सकती है, आपके परिवार से जुड़ी हुई, पॉलिटिकली कोई भी ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। तो नेताओं का तो जीवनी राज नहीं होता, ये तो खुली किताब होती है। जी, तो राज की बात तो होती नहीं इसमें। कुछ भी ऐसा कि आप क्या कुकिंग करते हैं, आपका कोई और शौक ऐसा? ना, कोई कुकिंग तो नहीं आती मुझे करना। हिमाचल के तो सभी लोगों को कुकिंग आती है सर। नहीं, मेरे को नहीं आती, सिर्फ पुलाव बनाना आता है थोड़ा। अच्छा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप खबरें अभी तक के साथ जुड़े और राज की बात में आपने दिल खोलकर तमाम बातें की। तो ये आपने चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह ठाकुर को सुना, जिन्होंने दिल खोलकर तमाम मसलों पर अपनी बात रखी है और साथ ही साथ कैसे आय जनरेट हो पाए हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि हिमाचल में आय उत्पन्न करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है और आने वाले दिनों में भी रहेगा, अगर वक्त रहते वो तमाम चीज़ें ना की गई जिसकी ज़रूरत हिमाचल प्रदेश को है। बहुत से मसले ऐसे रहे जिन्हें हम टच नहीं कर पाए, लेकिन बहुत से मसलों को हमने गहराई से जानने की कोशिश की इस खास कार्यक्रम में। इजाज़त दें, नमस्कार।